आप जब बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं? ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपसे पूछता है कि क्या परेशानी है, तो आप कहते हैं कि सिर में दर्द है, गले में दर्द है। फिर डॉक्टर आपको एग्जामिन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर टेस्ट करते हैं, फिर ब्लड प्रेशर, और उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट करवाते होंगे। फिर इन सब के बेसिस में डॉक्टर आपका जो डिजीज़ है इसे डायग्नोज करते हैं और आपको कुछ दवाई देते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में ये जो फर्स्ट ग्रुप है, जो कि आपने डॉक्टर को बताया, आपका जो फीलिंग था, आप जो फील कर रहे थे, आपका जो सेंसेशन था, हेडेक हो गया, गले में दर्द हो गया, इनको कहा जाता है सिम्टम्स, जो कि सिर्फ पेशेंट फील करता है। और पेशेंट का जो सामने वाला होता है वो इस चीज़ को तब तक नहीं समझ पाता है जब तक कि पेशेंट उसे एक्सप्रेस ना करे समहाउ, या तो बोलकर या फिर एक्सप्रेसिव वे में उसे एक्सप्रेस ना करे। इसे सिम्टम्स कहा जाता है। और ये जो दूसरा कैटेगरी है, जो कि डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं, मेज़र करते हैं या टेस्ट करते हैं, कुछ भी हो, जो कि सामने वाला इसे समझ पाता है बिना पेशेंट के एक्सप्रेशन से, उसे कहा जाता है साइंस ऑफ डिजीज। तो मोटे तौर पे आप कह सकते हैं सिम्टम है वो चीज़ जो कि पेशेंट का सामने वाला नहीं समझ पाता है लेकिन पेशेंट उसे फील कर पाता है, और साइंस वो चीज़ है जो कि पेशेंट का सामने वाला ऑब्जर्व करते हुए, टेस्ट करते हुए, मेज़र करते हुए समझ पाते हैं। थोड़ा अगर ज़्यादा टेक्निकली कहा जाए तो सिम्टम को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि अ सिम्टम इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन और फीलिंग। मतलब जो हमारा नॉर्मल बॉडी का फंक्शनिंग है और जो हमारा नॉर्मल फीलिंग है, इससे हट के जो फंक्शन होता है बॉडी का और जो फीलिंग होता है हमारा, जो कि सिर्फ पेशेंट फील कर पाता हो, एपरेंट टू अ पेशेंट, नॉट टू द ऑब्जर्वर। और साइन को कुछ इस तरह से, साइन ऑफ डिजीज को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि एक तरह का क्लू है, क्लू टू अ डिजीज, एक डिजीज का क्लू है, जो कि एक एग्जामिनर या एक डॉक्टर जिसे ऑब्जर्व करता है। कैसे ऑब्जर्व करते हैं? या तो देख कर ऑब्जर्व करते हैं या फिर मेज़र करते हैं, टेस्ट करते हैं, इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। तो सिम्टम जो कि पेशेंट फील करता है, उसका अपना फीलिंग है, सामने वाला इसे समझ नहीं पाता जब तक पेशेंट एक्सप्रेस ना करे, और साइन वो चीज़ है जो कि सामने वाला भी समझ पाता है। अब आपका जो डिज़ीज़ है, जो आपको हुआ है, ये बड़ा छोटा मोटा डिज़ीज़ है, ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ठीक हो जाएगा। तो ये जो समय है, कितने समय में वो डिज़ीज़ ठीक होता है या कितने समय तक बॉडी में रहता है, इसके बेसिस पे डिजीज़ को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। एक को कहा जाता है एक्यूट डिजीज़ और दूसरे को कहा जाता है क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ वो डिजीज़ है जो कि बहुत ही कम समय के लिए रहता है, मे बी 6 दिन, 7 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एक छोटे पीरियड के लिए रहता है। और जो बहुत लंबे पीरियड के लिए डिजीज़ रहता है, जिसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, उन्हें कहा जाता है क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ के कुछ एग्जांपल्स जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, हमें जो सर्दी लगती है 2 दिन 4 दिन में ठीक हो जाता है, या फ्लू हो गया, ये भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। क्रॉनिक डिजीज़ जो कि बहुत लंबा चलता है, जैसे कि कैंसर, इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है। जैसे कि डायबिटीज़, इसका भी ट्रीटमेंट लंबा चलता है। जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस, इट इज़ वेरी डेंजरस, ट्यूबरक्यूलोसिस इज़ वेरी डेंजरस, और इसका भी ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, एटलीस्ट 6 महीने का ट्रीटमेंट चलता है, दवाई चलता है इसमें। सो ये भी क्रॉनिक डिजीज़ है। अब ये तो एक तरीका हो गया डिजीज़ को डिफ्रेंशिएट करने का, उसका टाइम पीरियड के हिसाब से उसे हम 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, एक्यूट शॉर्ट टर्म के लिए और क्रॉनिक लॉन्ग टर्म के लिए। आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, क्रोनो शब्द जो है इसका मतलब होता है टाइम, क्रोनो मतलब टाइम, क्रोनिक डिजीज़ मतलब लंबे समय तक जो डिजीज़ रहता है बॉडी में, जिसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है। तो ये तो एक तरीका हो गया डिजीज़ को डिफ्रेंशिएट करने का। एक और तरीका है डिजीज़ को डिफ्रेंशिएट करने का, इस तरीके से भी हम डिजीज़ को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक है इन्फेक्शस डिजीज़ और दूसरा है नॉन इन्फेक्शस डिजीज़। इन्फेक्शस डिजीज़ क्या है? जो कि किसी तरह के जर्म्स के कारण हुआ है, किसी तरह के माइक्रोब के अटैक के कारण हुआ है, और जो बॉडी के इंटरनल मैल फंक्शन से जो डिजीज़ होता है उसे नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ कहा जाता है।
इन्फेक्शस डिजीज़ के कुछ एग्जांपल्स जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, ये सारे जो है वायरसेस के कारण होता है। कॉमन कोल्ड कुछ अलग अलग तरह के वायरसेस के कारण होता है, फ्लू भी इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। और इसके कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस कहा जाता है। वैसे ही इन्फेक्शस डिजीज़ के एक और एग्जाम्पल हो गया निमोनिया। अब नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ जैसे कि कैंसर, ये अपने ही बॉडी का मैल फंक्शनिंग के कारण होता है। जैसे कि डायबिटीज़, ये भी किसी भी तरह का इन्फेक्शस डिजीज़ नहीं है, ये भी बॉडी का मैल फंक्शनिंग है। और अल्जाइमर डिजीज़, ये भी नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ है। तो ये डिज़ीज़ के कुछ कैटेगरीज हो गए। अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से डिज़ीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्यूट शॉर्ट टर्म के लिए और क्रोनिक डिजीज़ लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर इसके सोर्स के हिसाब से हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फिर अगर इसका कॉज कोई जर्म हुआ, दैट मीन माइक्रोब हुआ, तो फिर ये इन्फेक्शस डिजीज़ है। और अगर इंटरनल मैल फंक्शन के कारण डिजीज़ हो रहा तो ये है नॉन इन्फेक्शस डिजीज़। अब ये जो इन्फेक्शस डिजीज़ है इसी के बारे में आपको इस चैप्टर में आगे ज़्यादा पढ़ना है। तो ये इन्फेक्शस डिजीज़ है, ये प्राइमरीली माइक्रोब्स के कारण तो होता है, ठीक है, लेकिन अगर सेकेंडरी तौर पे देखा जाए तो इसके पीछे एक डीप सोशियो इकोनॉमिक रीज़न होता है, मतलब सोसाइटी और इकोनॉमिक रीज़न होता है इसके पीछे। जैसे एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। ये एक बच्चा है जिसे कि लूज मोशन हुआ है। अब ये लूज मोशन इसे क्यों हुआ है? क्या इसे इन्फेक्शन के कारण लूज मोशन हुआ है? ऑफ कोर्स यस, किसी तरह का माइक्रोबियल इन्फेक्शन है इसमें, मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन जो है, ये इन्फेक्शन आया कहाँ से है? मे बी उसे साफ सुथरा पीने का पानी अवेलेबल नहीं हुआ था, गंदा पानी पिया होगा जिससे कि पेट खराब हो गया होगा, ठीक है। लेकिन इसी लोकेलिटी में और भी बच्चे हैं जो कि वही पानी पी रहे हैं, लेकिन वे तो ठीक है, तो फिर ये बीमार क्यों पड़ गया? हो सकता है कि ये जो बच्चा है इसमें जेनेटिक टॉलरेंस इस रोग के प्रति, इस डिजीज़ के प्रति कम है। ये जेनेटिक टॉलरेंस क्या है? देखिए, हमारा बॉडी जो है, हमारे बॉडी के पास इम्यून सिस्टम होता है अलग अलग रोगों से लड़ने के लिए, अलग अलग बीमारी से लड़ने के लिए। तो ये जो इम्यून सिस्टम है, प्राइमरीली ये इम्यून सिस्टम डिपेंड करता है हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर पे, हमारा जीन्स कैसा है। किसी किसी के पास किसी खास बीमारी से लड़ने के लिए जीन होता है, जबकि किसी और के पास वो जीन नहीं होता है, किसी और बीमारी से लड़ने के लिए जीन होता है उसके पास। और जो जेनेटिक स्ट्रक्चर के कारण वो जो इम्यून सिस्टम ग्रो कर रहा है, जो कि रोग से लड़ रहा है, बीमारी से लड़ रहा है, इसी को हम जेनेटिक टॉलरेंस कहते हैं। हो सकता है इस बच्चे में इस बीमारी के प्रति जेनेटिक टॉलरेंस कम है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये बच्चा जो है ये हेल्दी नहीं है। ओके, हेल्दी नहीं है, पर अगर हेल्दी नहीं है तो क्यों हेल्दी नहीं है? ये हो सकता है कि उसका फैमिली गरीब है, पुअर फैमिली है, जिससे कि इस बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिला होगा, जिसके कारण ये अनहेल्दी हो गया है। ओके, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके लोकेलिटी में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पानी क्यों नहीं पहुंचता है? हो सकता है कि उस लोकेलिटी में पब्लिक सर्विस अच्छा ना हो। तो यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि दो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इन्फेक्शस डिज़ीज़ के कंट्रोल पे या फिर इन्फेक्शस डिज़ीज़ के फैलने पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। एक तो इकोनॉमिक फैक्टर और दूसरा सोशल फैक्टर। तो इस तरह से सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है डिज़ीज़ के प्रिवेंशन और डिज़ीज़ के स्प्रेड में। अब अगले वीडियो में हम इन्फेक्शस डिजीज़ पे थोड़ा और डिटेल्स में बात करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये स्प्रेड कैसे करता है और इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड 9th के लिए व्हाई डू वी फॉल इल, इस चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।